अब तमिलनाडु से वो पहले जब कमाता तमिलनाडु में, तो जब बार्टर सिस्टम था, ठीक, बार्टर सिस्टम, तो तमिलनाडु में कमाता वो, तो उसको क्या मिलता, उसके काम करने के बदले चावल या कोई और भी चीज, है ना, मूंगा मोती कुछ भी मिल सकता था, मूंगा मोती कुछ भी मिल जाता। तो मूंगा मोती चावल गेहूं ये सब मिल सकता था, लेकिन जब पैसा का खोज हो गया तो उसे क्या मिलने लगा, पैसा। अब पैसा को समस्या है भेजने का। अब देखिए बार्टर सिस्टम में चावल या गेहूं को हम लोग भेजने के लिए क्या समस्या है, बहुत बड़ा ट्रक गाड़ी वगैरह लाना होगा, लेकिन पैसा को भेजने के लिए कोई भी ट्रक गाड़ी लाने की जरूरत नहीं है। पैसा जो है हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में आसानी से भेज दे सकते हैं अपने घर पर। जो महाराष्ट्र वाला व्यक्ति तमिलनाडु गया था, वो महाराष्ट्र से तमिलनाडु से करेगा, भेजेगा पैसा बैंक के माध्यम से। तमिलनाडु से कहां भेज रहा है, महाराष्ट्र। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मनी का दूसरा सेकेंडरी फंक्शन सहायक कार्य क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य का स्थानांतरण करता है। डिफर्ड पेमेंट, तीसरा कार्य क्या है, डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास आज एक मोबाइल खरीदना है, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सेलर है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं नो कॉस्ट ईएमआई दे रहा है। मतलब आपको अगर मोबाइल खरीदना हो और आपके पास पैसा नहीं है अभी वर्तमान में, तो भी आप मोबाइल खरीद सकते हैं। भुगतान रुका हुआ, आप ऑनलाइन कर दिए अमेजन पे, क्या किए, जैसे अमेजन जो है, अमेजन पे आप लोग या फ्लिपकार्ट पे खरीद रहे हैं या किसी भी, तो अमेजन फ्लिप से खरीद रहे हैं कोई भी मोबाइल, आपके पास पैसा नहीं, तो खरीदना संभव है, तो संभव है। संभव कैसे है, ईएमआई के माध्यम से। क्या, ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है। अब ईएमआई में क्या होता है कि आपका मोबाइल जैसे 10,000 रुपया का था, मोबाइल 10,000 रुपया का था। अब वो 10,000 रुपया का मोबाइल आपके पास पैसा नहीं है फिर भी मिल जा रहा है, तो ये भुगतान तो आपका रुका हुआ है, भुगतान रुका हुआ है, लेकिन मोबाइल आपको मिल गया, आप खरीद लिए। तो यही कह रहा है डिफर्ड पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराता है, स्थगित भुगतानों का मानक है। आपके पास पैसा नहीं है 10,000, अब ये 10,000 आप कैसे भुगतान कीजिएगा, तो ईएमआई में, ईएमआई में इसका भुगतान कीजिएगा। मान लीजिए 1,000 रुपया हर महीना, तो 10 महीना में आप भुगतान कर रहे हैं, तो आपका भुगतान क्या हुआ है, रुका हुआ है, लेकिन भुगतान हो रहा है धीरे धीरे। तो मनी का सेकेंडरी फंक्शन क्या है, तो स्थगित भुगतानों का मानक का कार्य करता है, मूल्य का स्थानांतरण का कार्य करता है, और मूल्य का संचयन का भी होता है। तो मूल्य का संचयन, मूल्य का स्थानांतरण और स्थगित भुगतानों का मानक कौन है, मनी है, पैसा है। ठीक है, आगे फिर है इसका प्रासंगिक। तो इसका प्रासंगिक कुछ और भी काम हो, तीसरा फंक्शन भी स्टार्ट हो सकता है इसका, तो इससे संबंधित और कुछ फंक्शन होगा। तो जैसे पहला, बेसिस ऑफ क्रेडिट, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट। अब पैसा का जब खोज हो गया तो क्या चीज हुआ, फाइनेंशियल मार्केट का आविष्कार हुआ, जैसे शेयर मार्केट वगैरह हो गया, शेयर मार्केट, बॉन्ड या क्रेडिट कार्ड वगैरह जो आपका है। तो क्रेडिट कार्ड वगैरह ये किस पे आधारित है, पैसा पे ही। पैसा का खोज होने के बाद ही क्रेडिट कार्ड का जन्म हुआ, फाइनेंशियल मार्केट का जन्म हुआ। वित्तीय बाजार जो है, वित्तीय बाजार, जैसे मार्केट में आपको आ जाता है, वित्तीय बाजार में क्या आएगा, शेयर, बॉन्ड, ये सब क्या है, वित्तीय बाजार का ही चीज है। इसके बारे में शेयर, बॉन्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह आगे देखेंगे। वित्तीय बाजार का आधार कौन है, पैसा। फिर इसका
दूसरा फंक्शन होगा प्रासंगिक कार्य, उत्पादन के कारक को जुटाने में मदद करता है। उत्पादन के कारक को जुटाने में मदद करता है। क्या करता है? उत्पादन के कारक को जुटाने में मदद करता है। अब उत्पादन के कारक जुटाने में मतलब क्या हुआ? इंप्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे किसी व्यक्ति को एक बिल्डिंग बनाना हो, अब बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए? छड़। ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको चाहिए छड़, लेबर, इंजीनियर, ईंट, बालू, सीमेंट। अब आप बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? बड़ी मात्रा में पैसा भी। अब किसी भी व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में पैसा नहीं है तो वो उसको पैसा भी जुटाना पड़ेगा, कैपिटल। तो कैपिटल कहां से लाएगा? फाइनेंशियल मार्केट से उठाएगा, वित्तीय बाजार से पैसा मिलेगा, वित्तीय बाजार से पैसा जुटाएगा। लेबर के लिए पैसा ही चाहिए, छड़ के लिए भी पैसा चाहिए। अब ये लोगों को जाकर के कह दे क्या कि भाई आ जाओ घर बनाएंगे तो एक रूम दे देंगे फ्री में, तो कोई भी लेबर मिल जाएगा, उसको लेबर मिल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? उत्पादन के कारक जो है जुटाने में मदद कर रहा है। अगर पैसा है तो आप ईंट पहले से खरीद करके रख सकते हैं या ईंट ले सकते हैं, पैसा नहीं तो उत्पादन का कारक क्या है? ईंट। या कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में क्या है? कार निर्मित हो रहा है तो वहां लोहा चाहिए, आयरन। तो आयरन के लिए क्या? पैसा। पैसा रहेगा तभी तो वो उत्पादन का कारक, कार बनाने में लोहा चाहिए तो उत्पादन कर रहा है कार का। और कारक क्या चीज है? कार का कारक आयरन। आयरन से कार बनेगा तो उसके लिए पैसा चाहिए। फिर है तीसरा, इसका कॉन्टीजेंट क्या होगा? तो तीसरा जो होगा वो होगा अमीरों पे ज्यादा कर वसूल कर राष्ट्रीय आय के पुनः वितरण में मदद करना। क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बाय टैक्सेशन। अमीरों से ज्यादा कर वसूल करना और गरीबों में उसका पुनः वितरण करना या राष्ट्रीय आय में के वितरण में मदद करना। ये किसका कार्य है? पैसा का ही। अमीरों पे ज्यादा कर वसूलना, कर वसूल कर राष्ट्रीय आय के पुनः वितरण में मदद करता है। पुनः वितरण में कौन मदद करता है? पैसा। यही ना? अगर पैसा ना होता तो क्या पुनः वितरण संभव था? नहीं। अब हम लोग देखते हैं मुद्रा की क्रांति कैसे हुई। मुद्रा क्रांति आया कैसे? तो मनी इवोल्यूशन, मतलब मुद्रा उत्क्रांति। मुद्रा की उत्क्रांति वह प्रकार, मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं, कैसा कैसा मुद्रा है और मुद्रा क्रांति का क्या है? तो मुद्रा के प्रकार में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कमोडिटी, कमोडिटी मनी। दूसरा मेटालिक मनी। कौन सा? मेटालिक मनी। तीसरा होगा आपका पेपर, टोकन, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव या फिर फिएट मनी। चौथा होगा बैंक मनी, बैंक मनी, डिपॉजिट मनी। पांचवा है क्रिप्टो मनी। क्या चीज? क्रिप्टो करेंसी जो कहते हैं।
तो अब यहां देखिए कमोडिटी मनी एक हो गया, एक मेटालिक मनी हो गया, फिर है पेपर मनी या टोकन मनी या रिप्रेजेंटेटिव मनी या फिएट मनी, सब एक ही है। उसके बाद है चौथा बैंक मनी या डिपॉजिट मनी, और पांचवा क्रिप्टो करेंसी। तो हम लोग कमोडिटी मनी देखते हैं। कमोडिटी मनी क्या है? तो कमोडिटी के मनी कहने का मतलब होता है वस्तु मुद्रा। क्या चीज? वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा जैसे हम लोग पहले पढ़े थे बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम की तरह ही यहाँ पे वस्तु मुद्रा होती है। जैसे कोई भी कोको बीन्स, को कोआ पिंस जो है, या फिर कुछ ऐसी चीज, आयरन नेल्स, बियर प्लेट्स, ये सब चीज, कोको बीन्स जो है ये एक प्रकार का बीज है। कोको बीन्स एक प्रकार का बीज है। अब इसको मान लिया गया, हम लोग कमोडिटी मनी पढ़ रहे हैं अभी, तो कमोडिटी मनी में हम लोग देख रहे हैं कैसे ये कमोडिटी मनी काम करता था या किस प्रकार का होता था। तो मान लेते हैं कोको बीन्स जो है, पहले के जमाने में कोको बीन्स को एक मानक माना जाता था। जैसे 1 रुपया एक सिक्का को मान लिए कि ये ही 1 रुपया का सिक्का होगा, यहाँ पे अगर कोई इस प्रकार का बना दे, इस प्रकार का गोल, आपको एक गोल ये आकृति बना दिया और इसमें एक लिख दिया, तो ये इसको क्या कह देते हैं? 1 रुपया। तो उसी प्रकार के कोको बीन्स मतलब एक प्रकार का बीज जो था, बीज को पहले के जमाने में लोग, ये इतना बड़ा बीज या जो भी हो, उस बीज को ही लोग मानक मान लेते थे कि कुछ रुपया, इसका वैल्यू कुछ मान लिया जाता था। मनी का खोज जब हुआ था तो पेपर मनी के पहले सबसे पहला पैसा जो था बीज के रूप में हुआ था। तो बीज के रूप में आयरन नेल्स था, आयरन नेल्स, बियर पेल्ट्स, कोआ बीन्स, वाइल टीथ, हाथी दांत, हाथी दांत वगैरह को एक मानक पैसा माना जाता था। उसके बराबर में वैल्यू था, कुछ वैल्यू उसका निकाल लिया गया। अब इसका समस्या क्या था? परेशानी ये होता था इसमें कि पहली चीज तो ये कोआ बीन्स जो है, इसमें जो बीज होगा, कोई भी मान लीजिए गेहूं का बीज ही लिया जाता था, तो गेहूं का बीज अगर ले रहे हैं तो गेहूं का बीज में कीड़ा लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू कम जाएगा। तो कोआ बीन्स या जो आयरन नेल्स था, इस प्रकार का समस्या होता था। ये नासवान होता था, खराब होने लायक। ठीक है, नासवान, खराब होने लायक। दूसरी चीज, सभी बीज एक समान नहीं होता था। सभी क्या था? एक समान नहीं था। तो सभी को एक समान ना रहने के कारण भी समस्या, सभी एक समान नहीं होते थे, कोई छोटा कोई बड़ा, तो उसके कारण भी समस्या उत्पन्न होती थी। उसका वैल्यू में अंतर, जो कि उसको वैल्यू का अंतर तो हम लोग मान नहीं रहे थे भाई, सभी को एक ही बराबर वैल्यू दे रहे थे, छोटा हो या बड़ा। फिर शुद्धता की कमी, शुद्धता की कमी हो जाती थी, शुद्धता में अस्वीकार भी कर सकते थे। तीसरी चीज क्या होती थी? अस्वीकार भी कर सकते थे। अस्वीकार किस आधार पर? जैसे कि आज हम लोग इंडिया में हो या अमेरिका में, अगर इंडिया में हमारे पास रुपया है तो उसे अमेरिका में ले जाकर के चला सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, मनी एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या था? कहीं मान लीजिए मेसोपोटामिया में अगर कोको बीन्स होता था उपयोग, तो इंडिया का सिंधु सभ्यता में हो सकता है कि आपको गेहूं का बीज का उपयोग हो रहा हो या हाथी दांत का उपयोग हो रहा हो। तो हाथी दांत वाला कह दे क्या, हम कोआ बीन्स नहीं लेंगे, कोआ बीन्स ना लेंगे, तो वो अस्वीकार कर दिया। अब यहां पर व्यापार संभव नहीं है। तो ये था कमोडिटी मनी की समस्या। कमोडिटी मनी का समस्या क्या था? नासवान, पहला तो ये खराब होने वाला था। कोआ बीन्स एक प्रकार का बीज है, ये नासवान भी होता था। फिर ये एक समान नहीं होता था, सभी का साइज बराबर नहीं होता था। दूसरी, इसमें शुद्धता की भी कमी होती थी। तीसरा, अस्वीकार भी लोग
कर सकते थे। अब हम लोग चलते हैं मेटालिक मनी की ओर। मेटालिक मनी, मेटालिक मनी देखा जाए, एक चीज में और है कि इसका वैल्यू जो है, कमोडिटी मनी का जो वैल्यू होता था वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता था। क्या चीज? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इसका मूल्य जो है अंतर्भूत होता था, इसी में निहित होता था, अंतर्भूत मूल्य होता था। इस पे लिखा हुआ कुछ मूल्य नहीं होता था, इसके अंदर निहित रहता था। मेटालिक मनी जो था, तो मेटालिक मनी का भी इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। मेटालिक मनी का क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू। मेटालिक मनी का वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक, अंतर्भूत मूल्य होता है मेटालिक मनी में। जैसे मेटालिक मनी के ट्रेडर्स और किंग्स स्टाम्प्स देयर मार्केट्स ऑन गोल्ड नग फॉर यूनिफॉर्मिटी और ट्रस्ट। सोने पर अपना चिन्ह या छाप लगा देते थे। व्यापारी लोग क्या करते थे पहले, देखिए ध्यान से, व्यापारी होते थे या जो राजा होते थे जैसे अकबर बिरबल, कोई भी राजा, वो क्या करते थे कि सोना का कोई सिक्का ले लिया, सोना को गला करके, पिघला करके, जैसे ये हो गया तो सोना है, और ये सोना को क्या किए? पिघला दिए, और पिघलाने के बाद इसको गोल सांचे में ढाल दिए, और ढालने के बाद इस पर क्या किए? चिन्ह लगा दिए, चिन्ह लगा दिए या छाप लगा दिए। तो चिन्ह या छाप लगाने से इसका वैल्यू बता दिया गया कि इतना का ये वैल्यू है। तो इसमें वैल्यू इसका कितना होता था, तो इस पर लिखने से वैल्यू नहीं पता चलता था, वैल्यू इससे पता चलता था ये इसमें कितना सोना भरा हुआ, 100% शुद्ध सोना है या शुद्ध सोना। तो शुद्ध सोना का बनाया जाएगा, ये होता था। कुछ सिक्का आपको तांबा का भी बनाया जाता था, कुछ सिक्का किसका होता था? तांबा का भी। सोना, तांबा, चांदी, ये सब का होता था। तांबा का भी सिक्का होता था, कॉपर। चांदी का भी होता था, एजी, एयू। सोना, चांदी, तांबा। पीतल का भी मिलता था, पीतल का सिक्का भी मिलता था। ये ऐतिहासिक काल में अगर देखेंगे, इतिहास जब पढ़िए तो वहां मिलता है, चांदी के सिक्का को दिनार कहा जाता है, सोना के सिक्का भी मिलता था, तांबा के सिक्का भी मिलता था। इस प्रकार से गुप्त काल में शुद्ध सोने की सिक्का जारी किया गया था। शुद्ध सोने की सिक्का किसके काल में जारी किया गया था? गुप्त काल में। और सर्वाधिक सोने के सिक्का कुषाणों ने जारी किया था ना। अब तो उस वक्त क्या होता था कि ये सिक्का को ढाल दिया गया, उस पर लिख दिया गया राजा का नाम, और ये कितना बड़ा सिक्का है उसी के अनुसार वैल्यू अंदर निहित होता था। ये नहीं कि आज के सिक्के की तरह 1 रुपया लिख दिया गया, एक कागज पर अगर भारत सरकार 1 रुपया लिख दिया तो उसका वैल्यू 1 रुपया हो गया, और उसी कागज पर अगर भारत सरकार 1,000 रुपया लिख दिया तो वही कागज कितना हो गया? 1,000 का। अब उस कागज में तो अंदर वैल्यू नहीं ना है, उस कागज का वैल्यू तो नहीं है 1,000। लेकिन पहले का जो सिक्का होता था, पहले का सिक्का, उसमें उतनी मात्रा में सोना होती थी जितना उसका वैल्यू है, इसीलिए इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहा जाता है। इंडो ग्रीक किंग या कुषाण किंग issued gold coin, but गुप्त gold coin most spectral king is playing बीना, shooting animal, standing with wife। बीना बजाते हुए कुछ राजा जो थे बीना वादन करते हुए दिखाया गया है, बीना वादन करते हुए दिखाया गया कुछ राजाओं को सिक्का पे। ठीक है, अब ये बताइए आप याद करके कि कौन से राजा को बीना वादन करते हुए दर्शाया गया है? बता सकते हैं? चलिए, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो था संगीत प्रेमी था, इससे पता चलता है ना। समुद्रगुप्त क्या था? अब बिना वादन करते हुए दर्शा दिया सिक्का पे। समुद्रगुप्त क्या दर्शा दिया
कि भाई हम बिना संगीत प्रेमी है, बिना वादन करते हुए। फिर आपका हो गया सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन शीशे के सिक्के जारी किए थे। आपका गुप्त वंश जो है क्या किया था? सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का गुप्त वंश ने। कुषाणों ने जो जारी किया था, या इंडो ग्रीक या कुषाणों ने जो सिक्का जारी किया था, वो कैसा सिक्का था? वो आपको सर्वाधिक, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने जारी किया था? कुषाणों ने। और शुद्ध सोने के सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया था। फिर कुछ सिक्के पर शूटिंग जानवरों को मारते हुए दिखाया गया। क्या? जानवरों को मारते हुए दिखाया गया, जानवरों को मारते हुए। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सोने के सिक्के पर, या मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के पर लक्ष्मी की प्रतिमा बनाई हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में क्या था सिक्के पर? एक साइड कलमा खुदा होता था और एक साइड लक्ष्मी की प्रतिमा होती थी। फिर दिल्ली सल्तनत किंग सिल्वर कट्टा का सल्तनत शासन जो था, सल्तनत काल में कौन सा सिक्का जारी हुआ था? चांदी का टका, चांदी का क्या चीज? टाका जारी किया गया था। किसके काल में? संतलत शासकों ने, वो दिल्ली के शासक होते थे। फिर शेर शाह सूरी ने रुपया जारी किया था। शेर शाह सूरी ने क्या जारी किया? शेर शाह सूरी ने रुपया जारी किया। और रुपया जो था सिल्वर कॉइन का बना हुआ होता था। किसका? सिल्वर कॉइन, चांदी का रुपया। और अकबर ने मुहर नामक सिक्का जारी किया था। अकबर ने कौन सा सिक्का जारी किया था? अकबर वो मुहर नामक सिक्का जारी किया था। फिर मेटल हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, मेटालिक मनी यूज इट एज मनी और यू कैन मेल्ट द मेटल, यूज दैट मेटल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, यूज दैट। क्या हो रहा है? देखिए मेटालिक जो मुद्रा होगा, मेटालिक जो मुद्रा होगा उसका मूल्य जो है अंतर्भूत होता है इसी में। अब सोना जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सोना का सिक्का है तो इसको हम लोग पिघला सकते हैं, पिघला सकते हैं और पिघला करके गहना बना सकते हैं, या कुछ भी इसका हम लोग बना सकते हैं। अब जो राजाओं ने जब मुद्रा जारी किया था तो सोना का सिक्का जारी किया या चांदी का, तांबा का। अब उसका वैल्यू सोना का सिक्का बनाने में हमें मान लिया जाए 100 रुपया का सोना लग रहा है और उस सिक्का का दाम हम 90 रुपया रख रहे हैं, तो सिक्का जो है महंगा हो गया, सिक्का महंगा हो गया। दूसरी चीज, इस सिक्का महंगा होने के कारण और मार्केट में सस्ता उपलब्ध हो रहा है, मार्केट में सस्ता में है, 100 रुपया का सिक्का 90 रुपया में मिल रहा है, तो लोग इसे सिक्का में उपयोग ना ला करके क्या करेंगे? इसको पिघला सकते हैं और पिघला करके फिर से गहना बना देंगे। तो ये 100 रुपया का फिर हो गया, गहना बना दिया, इसको ज्वेलरी बना दिया, तो क्या होगा? फिर ये वैल्यू 100 रुपया हो गया। तो ये एक समस्या थी कि लोग इसे पिघला करके क्या करते थे? उस मुद्रा की धातु पिघला करके कुछ और चीजें भी बना सकते हैं, क्योंकि धातु का अपना एक अंतर्भूत मूल्य होता है, इसलिए। दूसरी चीज है उसके कागज का उपयोग नहीं है, क्योंकि उस पर छपाई कर दी गई, उसमें कागज का उपयोग नहीं किया गया है। जो मेटल धातु है उसमें, मेटल धातु में कागज का उपयोग नहीं किया, मेटालिक मनी में कागज का उपयोग नहीं किया गया, सिर्फ उस पर
पिघला करके छपाई किया गया है। ऑन द अदर हैंड पेपर करेंसी नोट, यू कैंट यूज करेंसी नोट्स पेपर एज ए नोटबुक और डायरी, सो करेंसी नोट्स हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू। कागज का जो करेंसी नोट होगा या पेपर मनी होगा, पेपर मनी या करेंसी का कोई भी अंतर्भूत मूल्य नहीं होता है। इसको कागज को हम लोग पिघला करके गहना या जेवर कुछ बना नहीं सकते हैं। इस पे अगर 1000 लिख दिया गया है तो ये कागज का मूल्य 1000 का नहीं है, कागज 1000 रुपया का नहीं है। लेकिन अगर मेटालिक मनी है तो वो जितना का होता था उतना ही रहता था। अब मोहम्मद बिन तुगलक अपना राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित किया था। उसका रीजन था उस समय जो धातु का मुद्रा जारी हो रहा था, लोग उसे छुपा करके रख रहे थे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में छुपा कर। इस कारण से खजाना में, राजा का जो खजाना था वहां पैसा की कमी हो गई थी, इसलिए वो राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। दूसरी चीज, वो मुद्रा जो शुद्धता उसका अधिक था और लोग उसका क्या उपयोग कर सकते हैं, तो शुद्ध मनी को लोग अशुद्ध बना सकते हैं। जैसे आप सोना का सिक्का अगर 100% 24 कैरेट सोना का सिक्का है तो इसमें हम लोग पिघला करके क्या करें, 22 कैरेट के इस सोना के सिक्का को बना दिए, फिर से डाल दिए, तो एक कैरेट शुद्धता तो इसका घट गया। अब इसको हर किसी के पास सोना की शुद्धता मापने के लिए थर्मामीटर नहीं ना रहेगा। जिस प्रकार से शुद्धता मापा जाता है तो शुद्धता मापने का मीटर तो हर कोई नहीं लगा रखा, तो ये समस्या है। आप कहता फर्दर सेल्फ स्टडी, अगर इसमें ज्यादा जानकारी लेना हो तो आप तमिलनाडु बोर्ड का हिस्ट्री का बुक पढ़ सकते हैं, तमिलनाडु बोर्ड का हिस्ट्री का बुक, या फिर इंडियन आर्ट एंड कल्चर आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, अब गुप्त काल में सोने के सिक्का जो जारी हुआ था, गुप्त क्वाइन, वो लगभग 8 ग्राम का होता था। कितना का? 8 ग्राम का। और वो गोल्ड क्वाइन था, गोल्ड, जो कि गोलाकार होता था। गुप्त काल के सिक्कों की आकृति कैसी? गुप्त काल का सिक्का का आकृति गोलाकार होता था, ठीक है। अब देखिए आज का मॉडर्न युग, जिसको प्रतीकात्मक क्वाइन कहते हैं, कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव क्वाइन, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव क्वाइन, प्रतीकात्मक। आज का जो मूल सिक्का होता है आप लोग देखे होंगे, 1 रुपया का सिक्का, 50 पैसा का सिक्का, वो स्टील का बना होता है। 5 रुपया का सिक्का, अब इसका खासियत क्या है कि ये 50 पैसा का तो है, पैसा है 50 पैसा, लेकिन इसको बनाने में 50 पैसा खर्च नहीं हुआ है। कितना लगा है? 35 पैसा। अब आपको कोई 50 पैसा कह करके इसको दे, 50 पैसा कह करके आपको कोई दिया, तो आप इसको पिघलाना चाहिएगा? नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू घट जाएगा। या पेपर क्वाइन ही ले लीजिए, पेपर क्वाइन, ये पेपर करेंसी ले लीजिए, तो पेपर करेंसी में क्या हो जाएगा? पेपर करेंसी में यहां लिख दिया गया आपको 10 रुपया। अब इस पेपर को पिघलाइएगा तो ये 10 रुपया मिलेगा आपको, पेपर को गला सड़ा करके या फाड़ करके नहीं मिलेगा। तो ना ही इसको आप फाड़ना चाहिएगा, क्योंकि इसका वैल्यू घट जाएगा। लेकिन मेटालिक मनी में क्या होता था? वैल्यू बढ़ जाता था पिघलाने से। इस कारण से मेटालिक मनी का दोष क्या था, दिक्कत क्या हो रही थी कि उसमें लोग मेटालिक मनी को पिघला देते थे। दूसरी दोष क्या हो रहा था, मेटालिक मनी में एक समस्या होती थी, जैसे उसमें सिक्का जो भी होता था उसको हम लोग बोड़ा में भर करके ले जा रहे हैं, तो बोड़ा में जब भरेंगे, उसे किसी भी बोरी में उसको भरेंगे तो वो सिक्का से सिक्का घासेगा, तो घिसने के कारण उसका सिक्का की आकृति कुछ ना कुछ तो उसका सोना झरेगा। तो सोना जब झर गया तो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू घट गया। लेकिन अभी भी वो क्या कहला रहा है? जो पहले वैल्यू था वही वाला वैल्यू, जो पहले कहला रहा था वही वाला वैल्यू अभी भी कहला रहा है। लेकिन वो सिक्का क्या हो गया? बोड़ा में भरने के कारण रगड़ा रगड़ा करके क्या हो गया?
वो घिस गया, तो घिसने से उसका वैल्यू कम गया है, लेकिन उसको कह तो उतना ही रहे, तो ये एक प्रकार का लॉस। शुद्धता उसकी खराब हो जाती थी। तो मेटेलिक मनी में समस्या क्या था? शुद्धता की समस्या, पिघलाने की समस्या, लोग पिघला सकते थे। लेकिन जब प्रतीकात्मक मनी आ गया, रिप्रेजेंटेटिव मनी, रुपया या टोकन मनी जैसे ये पेपर हो गया, कोई आदमी आपको चेक जो है एक प्रकार का क्या है, टोकन मनी है, चेक पर लिख दिया कि हाँ 1,000 रुपया आप XYZ व्यक्ति को दे दीजिए, तो बैंक में उसको ले जाकर के अगर देते हैं, चेक को आप कहाँ दे रहे हैं? चेक को बैंक में आप देते हैं, तो बैंक आपको पैसा दे रहा है, मतलब टोकन एक प्रकार का है, आप कहीं भी जाकर के चेक को भंजा सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मनी जैसे सिक्का वगैरह जो है, या रुपया नोट जो है, वो भारत सरकार आपको कहती है कि मैं इसके लिए वादा करता हूं कि इतना पैसा आपको दिया जाएगा, इस कागज का इतना वैल्यू होगा। ठीक है, अब आगे है इंट्रिंसिक वैल्यू। अंतर्भूत मूल्य इज इक्वल और मोर देन इट्स फेस वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता था, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है मेटेलिक मनी का, वो क्या हो जाता है? वो या तो इक्वल हो जाएगा या तो अधिक हो जाएगा। क्या होगा? इक्वल या फिर अधिक। उठ के बैठिए तो।